हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 8 का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास 7 का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है और क्लास 6 का भी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन पढ़ना है। चलिए, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले इसमें 2 कहानी दिया गया है, छोटा छोटा। उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आइए बात करते हैं। अब देखिए, कहते हैं तंजानिया में एक छोटा गांव में मम्बा नाम है, पानी लाने के लिए प्रातः सिद्ध उठती है। ठीक है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बांटती है और अपने भाइयों को बकरियों को देखभाल में मदद करती है। ठीक है, उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि के एक भाग है। सोचिए, भूमि कैसा है? चट्टानी है। मम्बा की पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गए चीज को? मतलब ये थोड़ा कष्टाई जीवन है। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को समझ के दूसरा कहानी देखते हैं। दूसरा कहानी कहता है पीटर, जो कहा न्यूजीलैंड का है। ठीक है, कहता है पीटर न्यूजीलैंड के भेड़े पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। ठीक है, इसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। समझ गए? ये न्यूजीलैंड के रहने वाला है और भेड़ पालन करते हैं और क्या करते हैं? ऊन को उत्पादन करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। ठीक है, उनका भेड़ों बड़ा कुछ दूरी पर लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान स्थित है। बड़ा मतलब जहाँ पर भेड़ को रखते हैं। ठीक है, वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि का उसका प्रबंध किया जाता है। मतलब उसमें पूरा अच्छा खासा टेक्नोलॉजी लगा करके उसमें क्या करते हैं? भेड़ को पालन करना, उनको निकालना, इस तरह से क्या करते हैं? नई मतलब सोच के साथ ये काम किया जाता है। ठीक है, पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा भी सब्जियां उगा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मम्बा और पीटर विश्व 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं। देखिए, अभी कहानी एक मम्बा पढ़ ली है, जो कहा है उनका जमीन उपजाऊ नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से उनकी भरण पोषण हो पाता है, पानी भी नजदीक नहीं है। लेकिन एक इसका देखिए, पीटर का जिंदगी क्या है? अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या करते हैं? भेड़ पालन करते हैं और ऊन उत्पादन करते हैं। उनको सब्जियों उगाने के लिए एक जैविक तरीका भी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का जिंदगी में कितना अंतर है। अब इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मम्बा और पीटर विश्व 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं, उनके जीवन व्यतीत करने का बहुत अंतर है। अब समझिए, वह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता और मृदा और जल और प्रकृति, वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। आप समझिए कि उसके जीवन में कितना कष्ट, इसके जीवन में कितना अच्छा खासा सब कुछ है, या स्कूल जा रहा है, सब कुछ सुविधा मिल रहा है। इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार संसाधनों क्या हो गया? उपलब्ध। मतलब संसाधन कितना अच्छा कहाँ है, इसके हिसाब से क्या होता है? जीवन में भिन्नता भी पाया जाता है। आइए, इसमें कुछ दिया गया, आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं कि विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर तो या तो विरल जनसंख्या है या तो जनसंख्या है ही नहीं, निर्जन है, कोई जन नहीं उसमें। समझ गए? मतलब 30% ऐसे भूमि है जो क्या है? उपजाऊ है, जिसपे 90% लोग रहते हैं। आगे बात करते हैं भूमि के बारे में। कहता है कि भूमि, कहता है कि सभी महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधनों में भूमि का भी शामिल है। हम लोग कल संसाधन पढ़े थे, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े थे तो उसमें क्या था? संसाधन था, जो उसमें बताए थे जो आपको उपयोग के लिए आवश्यकताओं को पूरी करके क्या हो? संसाधन है। उसमें क्या है? एक महत्वपूर्ण क्या है? भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है।
यही नहीं, ये थोड़े से प्रतिशत के भाग भी सभा का सभी भाग आवास योग्य नहीं है। देखिए कहता है, चीज को समझिए, कहता है कि इसमें क्या है कि भूपृष्ठ के जो क्षेत्रफल के मात्र 30% क्या है, भूमि है, बाकी क्या है, पानी है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी भाग क्या है, आवास के योग्य नहीं है। उसमें बहुत सारा क्या है, आवास के योग्य भी नहीं है, रहने के लायक भी नहीं है। आइए, कहता है मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, ठीक है, माने सघन है और विरल है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। कहता है कि हर एक जगह क्या है, भूमि का मतलब ऊंचावाच के कारण, वहाँ की जलवायु के कारण सब क्या अलग अलग है। कहीं मतलब पर्वत है, ढाल है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं ज़्यादा जल है, कहीं मरुस्थल है जहाँ पर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, कहीं सघन क्षेत्र है, कहीं सघन वन है, कहीं विरल है, कहीं निर्जन है। तो इस तरह से क्या भूमि का सब डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक तरह से आपको नहीं मिलेगा। उर्वर मैदानों और नदी के घाटियों में कृषि की उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। कहते हैं उर्वर मैदान है जहाँ उपजाऊ भूमि है, ये नदी के नज़दीक में क्या है, कृषि की उपयुक्त है, जहाँ कृषि किया जा सकता है। इसलिए क्या है, विश्व में यह सघन वन क्षेत्र, बसे क्षेत्र है। ठीक है, कहता है कि जहाँ उपजाऊ भूमि मिल गया, यह नदी के किनारे होगा तो नदी के किनारे ऑटोमेटिक क्या है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वहाँ भी क्या है, उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, सघन बसे क्षेत्र मिलेंगे, वहाँ अधिक से अधिक आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में साल्ज़बर्ग, इस चित्र में आप भूमि को कितने उपयोग पहचान कर सकते हैं। देखिए चित्र को देखिए और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भूमि का उपयोग किया गया है। इसे यहाँ रहने योग्य है, ये आपको वाटर है, इधर क्या है आपको ग्रास है, इस तरह से। तो अब इसको आराम से देखिए, पहचान कीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, अब इसमें पढ़ते हैं। कहता है भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। किया जाता है जैसे कृषि के लिए करते हैं, जैसे वानिकी के लिए करते हैं, वानिकी मतलब वन के लिए, खनन के लिए करते हैं, सड़कों के लिए करते हैं, उद्योग की स्थापना के लिए करते हैं। ये सब क्या है, भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, समझ गए, भूमि उपयोग मतलब उसको उपयोग करना किस हिसाब से आप करते हैं, अपना आपके मर्जी है। क्या आप मम्बा और पीटर के परिवारों को भूमि उपयोग का विभिन्न तरीकों से सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके जीवन का, इसके जीवन का एक बार कहानी को रीड कीजिए और देखिए आराम से, अब दोनों में अंतर आपको मिल जाएगा। ये वो कृषि के लिए कर रहा था, एक भेड़ पालन के लिए कर रहा था, इस तरह से। कहता भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किससे, भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक है, भूमि का निर्धारण किस तरह से कर सकते हैं, वहाँ पर वो की चीज़ की सुविधा कैसे हो सकता है, कैसा बना हुआ है, इसको डिपेंड किस पे करता है, वो मृदा कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ खनिज है कैसा है, वहाँ जल कितना उपलब्ध है। तो इससे क्या करता है, मृदा का मतलब डिफरेंशन देता है, अंतर करता है कि किस टाइप का वहाँ मृदा को मिल जाएगा। ठीक है, उपजाऊ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप से महत्वपूर्ण निर्धारण करता है। जैसे मानवीय कारक मानव द्वारा किया गया, जनसंख्या पर डिपेंड करता है, वहाँ का क्या है, प्रौद्योगिकी मतलब इन्वेंटन जो भी है, नए तरीके से खेती करना, ये सब क्या है, वो भूमि का क्या करता है, प्रतिरूप को महत्वपूर्ण निर्धारित करता है कि वहाँ भूमि किस प्रकार का और किस तरह से वहाँ खेती का उपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि की निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब समझ गए, भूमि कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। कौन कौन, एक निजी जिसे प्राइवेट लैंड बोलते हैं जिसको, जैसे आपका खुद का खेत हो गया, मेरा खुद का खेत है, तो क्या है, ये निजी भूमि हो गया।
सामुदायिक भूमि क्या हो गया, जो सबके लिए है, जैसे चरागाह हो गया या तो आपको खेल का मैदान हो गया, इसका सब समुदाय के लिए हो गया, तो इसका हो गया सामुदायिक भूमि कहते हैं इसको। निजी भूमि क्या हो गया, खुद का स्वामित्व हो गया, जबकि सामुदायिक भूमि में समुदाय का स्वामित्व होता है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा हो गया, मतलब जानवरों को चराने के लिए, फल हो गया, नट यानी औषधीय बूटियों को एकत्रित करने के लिए। इस सामुदायिक भूमि का साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। किसको, सामुदायिक भूमि को। आगे आते हैं, जनसंख्या उनकी मांग सदैव क्या है, बढ़ती रहती है। ठीक है, जनसंख्या कभी कम नहीं होता है भाई, जनसंख्या के हिसाब से भूमि का भी मांग बढ़ता रहता है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है। जनसंख्या तो बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन भूमि तो बढ़ नहीं रहा है, पृथ्वी तो बढ़ नहीं रहा है, भूमि क्या है, सीमित है। मान लीजिए एक घर में 4 बेटे हो गए, पहले एक आदमी के पास मान लीजिए 2 बीघा जमीन था, अब 4 बेटे के पास भी क्या, वो 2 बीघा ही जमीन है, क्योंकि जमीन को तो बढ़ा नहीं सकते। अब बेटे तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा लीजिए, लेकिन जमीन नहीं बढ़ता है, जमीन क्या है, ये सीमित है। आइए, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता अंतर होता है। ठीक है, लोगों ने सामुदायिक भूमि में व्यापारिक क्षेत्र बनाना, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब कि अब मान लीजिए, आप एग्जाम्पल जस्ट दिए कि एक घर में मान लीजिए 5 भाई है, 3 भाई जो भी है, XYZ मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसको भूमि नहीं मिले तो क्या करे, वो कहेंगे कि दूसरे भूमि का अधिग्रहण करने की कोशिश करेगा, हस्तक्षेप करने को, वो जंगलों काट करके भूमि बनाने की कोशिश करेगा। वही क्या कर रहा है, वो हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, क्योंकि कुछ न कुछ करना है। आज भूमि उपयोग प्रति रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के संस्कृति परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूखलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा है। तो ये कहता है कि इस तरह गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, ये मृदा भी है ना, उसमें भी कारण आ रहा है, गतिविधियों के प्रसार का कारण आ रहा है। जैसे मान लीजिए अब भूस्खलन हो गया, मतलब क्या हो गया, मिट्टी को धंसना हो गया, मृदा अपरदन हो गया, मृदा क्या हो रहा है, कट के जा रहा है, क्योंकि वनों क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा भी हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ एक चित्र दिया गया, चित्र को आप देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा एक रियल कहानी क्या है। ये चित्र 1 को देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पहले झोपड़ी था, देख रहे हैं झोपड़ी, यहाँ इधर क्या था, कृषि था, यहाँ कच्ची रोड था। इस चित्र में देखिए, ये सब झोपड़ी खत्म हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ का पक्का मकान बन गया, देख लीजिए। और इधर पहले पेड़ था, अब पेड़ का गया, खत्म हो गया। ठीक है, पहले कृषि देखिए जानवर होता है, अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स होता है। इधर देखिए लाइन आ गया, करंट। चैप्टर आप 3 देखिए, चैप्टर 3 में देख लीजिए, वो तो हो गया। अब पहले कच्ची सड़क था, अब क्या हो गया, पक्की सड़क हो गया। अब क्या हो गया, अब गाड़ी हो गया, 4 व्हीलर चल रहा है। अब देख लीजिए, पक्की सड़कें हो गए, इधर देखिए बस चल रही है, इधर बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गए। अब क्या हो गई, इधर अभी पहले यहाँ कृषि होता था, अब क्या हो रहा है, यहाँ गार्डन है। सब चैप्टर, ये पिक्चर 4 देखिए, पिक्चर 4 में क्या गया, अब बहुत बड़ा क्या हो गया, फ्लैट बन गया, अपार्टमेंट बन गया, और वो सब खत्म हो गया। ये रोड क्या डबल लेन हो गया, यहाँ पर लाइट लग गया, स्ट्रीट लाइट, इधर गाड़ियाँ चल रही है, इधर क्या हो गया, इधर सब पार्क बना दिया गया बच्चों को खेलने के लिए। बताइए, तो क्या हो रहा है, कृषि का निम्नीकरण किया जा रहा है, किया जा रहा है, बताइए। पहले क्या था, अब क्या हो गया। कहता है भूमि संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण कैसे करना, उसके बारे में देखते हैं। कहता है कि बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि भूमि योग भूमि बड़े पैमाने पर क्या हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं, वनों कटाई हो रहा है। कृषि की जगह क्या बिल्डिंग उठ जा रहे हैं, कृषि भूमि अब कृषि ने करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है कृषि को।
भूमि को। इससे प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है, यानी अब प्रकृति से क्या हो गया, मैन मेड आ गया, मानव द्वारा बनाया गया सब आ गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवाज से रोकना चाहिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं एक दिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों विनियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक लगाना चाहिए। और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। कहता है देखिए इसमें क्या करना चाहिए, वन रोपण लगाइए, वनों को मत काटिए, जितना हो सके वन को लगाइए, भूमि उद्धार कीजिए, उसको सही तरह से उपयोग कीजिए, रासायनिक कीट को प्रयोग कम से कम कीजिए, जिससे क्या होगा, भूमि बंजर नहीं होगा। उर्वरकों को नियमित उपयोग से अतिचारण पर रोक लगाइए। देखिए उस पर क्या होना चाहिए, विनियमित उपयोग, कहते उर्वरक के जितना हो सके कम से कम उपयोग कीजिए, ज़्यादा उपयोग कीजिए तो क्या होगा, वो और लैंड खराब हो जाएगा। मतलब ज़्यादा, यहाँ पर अतिचरण पर रोक, मतलब अतिचरण का मतलब क्या हो गया, उसको उतना ही चलाइए जिसमें दोबारा घास उसमें आ सके। अब इतनी बकरियां हिला दीजिए, इतनी गाय हिला दीजिए कि उसमें क्या घास को पूरा चाट जाए, घास रहे नहीं तो क्या होगा, वो बंजर हो जाएगा एक दिन। तो ये सब क्या था, भूमि संरक्षण का कुछ तरीका था। आइए आगे बात करते हैं। मृदा कहता है मृदा के पृष्ठ दानेदार कणों का आवरण के पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पे दानेदार कण का आवरण जो है ना, पतली परत, वो क्या है, मृदा है। ठीक है, यहाँ भूमि से निकटता से जुड़ी रहे। ठीक है, और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों को प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इस चीज को समझ जाइए, हम आपको बताते हैं। आप यहां देखिए, इसी समझ लीजिए। कहता है कि मृदा क्या है, सबसे जो ऊपरी लेयर है ना, वो क्या है, मृदा है। ठीक है, जो छोटे छोटे कण में पाए जाते हैं। इसमें कहता है कि मृदा का जो निर्माण होता है ना, वो देखिए इसमें ह्यूमस मतलब जानवर, पेड़ पौधे जितनी भी है ना, इसका क्या है, इसका जो अवशेष होता है ना, और वनस्पति के साथ क्या ऊपरी मृदा का निर्माण करता है। ये आपका क्या है, मृदा का दूसरा रूप है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म, जिसमें बालू, गाद, क्ले, सतमृदा, उपमृदा कहलाता है। ये क्या हो गया, मृदा, और ये क्या हो गया, उपमृदा हो गया। ये क्या है, इस चट्टान को टूटने से जो बनता है ना, उसको बोलते हैं ना अपक्षयित होना, नहीं अपक्षयित चट्टान है। ये मृदा नहीं है। मृदा का मतलब ये जो रॉक स्टार है ना, ये जनक सेल जो है ना, ये क्या है, इसको टूटने से जब ये बनता है ना, मतलब थोड़ा सा टूट गया, अपक्षय हो गया, ये मृदा नहीं है। ये मृदा का मतलब क्या बोलते हैं, बनने का तैयारी यहाँ शुरू हो चुका है, मृदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपक्षय चट्टानी पदार्थ, ये वो जनक चट्टाने हो गए, जिससे क्या बोलते हैं, मृदा निर्माण होता है। समझ गई चीज को, आगे चलते हैं। इससे पहले कुछ बॉक्स में दिया, उसको अध्ययन कर लेते हैं एक बार, क्या दिया गया। हाँ, कुछ भूस्खलन के बारे में दिया गया, केस स्टडीज को अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन ये क्या कह रहा है। कहता है भूस्खलन समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पहाड़ से अगर मतलब पहाड़ है और पहाड़ पानी कारण क्या गया, टूट के गिरने लगा, तो क्या है, वो भूस्खलन है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। मालिक भूकंप आया तो भी गिर सकता है, मालिक पानी आ गया, ज़्यादा बाढ़ है तो भी गिर सकता है, अगर ज्वालामुखी आ गया तो भी घटित हो सकता है। लंबे समय तक भारी वर्षा के होने से क्या भूस्खलन होता है। ठीक है, यह नदी के प्रवाह कुछ समय के लिए क्या करता है, रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के कारण अचानक का फूट पड़ने से निचली घाटियों आवासों को क्या करता है, विध्वंस कर देता है। समझ गए। पहाड़ी के भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा जो प्राय जीवन और संपत्ति का घात पहुंचाता है और चिंता का एक मुख्य विषय है। आप देख लीजिए पिक्चर, आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका भूस्खलन। मान लीजिए ये ज़्यादा पानी हुआ तो क्या हुआ, ये पहाड़ कट के क्या हुआ, नीचे आएगा,
और जब नीचे आएगा तो क्या होगा, बिल्डिंग को बर्बाद करेगा या रहन सहन लोगों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, आज के ज़माने में मुख्य विषय बन चुका है भूस्खलन। उत्तराखंड में प्राय सुनते होंगे समाचार न्यूज में कि भूस्खलन होते रहता है। आइए एक केस स्टडी भी यहाँ दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान करते हैं एक बार। कहता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में डेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पुरानी कंपनी और तिब्बत ट्रक 200 मीटर तक भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। यहाँ भूस्खलन पंजी गांव से तीव्र ही विस्फोटन द्वारा हुआ। किससे हुआ, विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यहाँ कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया और जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास क्षेत्रों में क्षति पहुंचाई। पंजी गांव के किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। सोचिए एक विस्फोट के कारण कितना भूस्खलन हो गया, लेकिन उसमें क्या था, वहाँ के लोगों को हटा दिया गया था कि ऐसा घटना घट सकती है, कृपया करके यहाँ से दूर रहें। ठीक है, सभी रूट बिजी है। यहाँ कुछ दिया गया है न्यूनीकरण और कार्यविधि, भूस्खलन को कम करने का कुछ तरीका दिया गया। आइए देखते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास के हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने कौन कौन कारक है, इसका प्रबंधन कैसे करना है, भूस्खलन रोकने के कुछ प्रविधि निम्न दिया गया, कैसे करना है उसको दिया गया, नीचे बताया गया है। आइए बात करते हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। ठीक है, उसको पहले आपको जानना होगा और मानचित्र पर क्या है उसको दर्शाना है। इस पर क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, कहता भूमि से खिसकने बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना है। उसके साइड में क्या होना, दीवार बना दीजिए जो कि भूस्खलन हो नहीं। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति वातावरण में वृद्धि होना। मतलब कहता है कि उसमें क्या अधिक से अधिक को पेड़ लगाइए जो क्या मिट्टी को जकड़ कर रखे, पकड़ कर रखे, गिरना न दे। इस तरह से सतही अफवाह और तथा क्या है झरनों को प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता के नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण का उपयोग कर कर्मित कीजिए। अफवाह नियंत्रण मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें क्या है झरना हो गया या और कुछ हो गया, उसमें क्या है स्लाइडिंग करके मतलब इस तरह से कीजिए कि वो क्या भूस्खलन को रोके, नियंत्रण करके उस पानी को नीचे लाने दीजिए। जो कि एक ऐसा ही नहीं कि आए और पूरा क्या करें मिट्टी को साथ लेके जाए, ऐसा नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप उतार के पानी लेके आइए। ठीक है, जिससे क्या होगा भूस्खलन होने का डर कम रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ चुके थे, अब आते हैं मृदा को, ये कुछ जानते हैं, देख लेते हैं। कहता है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए हम लोग इज्जत नहीं करते हैं उसका। 1 सेंटीमीटर बनने में क्या है सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को, 1 सेंटीमीटर। कहता है मृदा क्या है, इसके बारे में सब डिपेंड किस पे करता है, यहाँ दिया गया। कहता है उसमें क्या हो गया जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, प्रवणता निर्धारित करती है। मतलब मृदा ये क्या करता है, मृदा का निर्धारण इससे किया जा सकता है, ये जो दिया गया। आगे देखते हैं और किससे मृदा का निर्धारण कर सकते हैं। उचावाच मतलब वहाँ हाइट कितना मृदा का, ये ढाल में है, हाट में है, किस में है, कैसे में, पत्थर में है, तो उसमें क्या करता है मृदा का निर्धारण करता है। ठीक है, आप इधर आइए। वनस्पति वहाँ ह्यूमस का कितना मात्रा है वो किस पर डिपेंड करता है, वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण के दर में भी प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए। वहाँ के जलवायु, वर्षा होती है कि नहीं होती है, तापमान कैसा है, वहाँ वर्षा कितना होता है, वहाँ जलवायु ठंडी है, गर्म है, अवक्षय कितना होता है, ह्यूमस के निर्माण के दर को प्रभावित करता है। कि अगर मान ली ठंडी होगा तो ह्यूमस क्या होगा, निर्माण ज़्यादा होगा, गर्मी में तो ह्यूमस क्या होगा, निर्माण कम होगा, क्योंकि उसका विनाश हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वर्षा ये ज़्यादा होता है तो क्या होगा, वहाँ वर्षा से वहाँ की उपजाऊ मिट्टी में कृषि करने में आसानी होगा। समय पर डिपेंड करता है कि मृदा बनने में कितना समय लगा है। मृदा पत्रिका की मोटाई निश्चित करता है कि मृदा कितना मोटा है, पतला है या मोटा है, देखना पड़ेगा वहाँ पर। मान लीजिए कि अच्छा खासा अगर मोटाई है मृदा का तो क्या होगा, वहाँ पर उपजाऊ भूमि होगा। मान लीजिए
थोड़ा पतली है तो उससे क्या होगा, मृदा निर्माण होने में थोड़ा परेशानी होगी। आगे आते हैं, बात करते हैं आगे और क्या है। मृदा निर्माण के कारक, अब आते हैं कारक पढ़ते हैं। कहते हैं मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, समझिए, और जलवाहिक कारक, मृदा निर्माण का अन्य कारक स्तराकृति, जैव पदार्थों का भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग स्थानों में भिन्न हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी कि वहाँ के जनक सेल कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वहाँ का जलवायु कैसा है, मृदा निर्माण कारण क्या हो, वहाँ का स्थलाकृति कैसा है, जैव पदार्थों की भूमिका कैसा है, मृदा निर्माण का संगठन में लगा कितना समय लगा है अभी तक, वो भी सब क्या करता है, वो मृदा का भिन्न भिन्न अंतर दिखाता है। आइए, और हर एक स्थान पर क्या होगा, अलग अलग तरीके से हो सकता है। कहते हैं मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, इसको कैसे बचाया जा सकता है। कहता है कि मृदा अपरदन और क्षीणता का मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे, एक मानवीय और एक प्राकृतिक। मानव तो खतरा है ही है, प्रकृति तो खतरा ही है, मानव भी तो उससे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। इससे कारण से क्या होगा, ये दोनों कारण से, मानवीय और प्रकृति कारण से क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा में निम्नीकरण का सहायक कारक वनों का अधिक से अधिक कटाव करने के कारण, अतिचरण कारण, मतलब ज़्यादा गाय को भैंस को मानी पशु को चराने से भी क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण। निम्नीकरण समझ रहे ना, निम्नीकरण मतलब होता है कि उसमें क्या हो गया, उपजाऊ कम होना, ठीक है, मृदा का उपजाऊ कम होना। रासायनिक उर्वरक अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसे क्या होगा, निम्नीकरण हो सकता है। कीटनाशक का अधिक प्रयोग करते हैं उसे भी क्या होगा, निम्नीकरण हो सकता है। वर्षा दोहन हो गया, अधिक अधिक अगर वर्षा हो तो भी ऊपर भूस्खलन हो गया या बाढ़ आ गया, ये सब क्या है, मृदा का निम्नीकरण है। इसमें दिया गया है मृदा संरक्षण कुछ विधियां और निम्न प्रकार दिया गया है। आइए बात करते हैं। मल्च बनाना, पौधे क्या करना है, मल्च बनाना, इसको क्या कर, मृदा को संरक्षण कैसे करना है उसको बताया गया। जैसे मल्च बनाना, पौधे के बीच में अनवरत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, वैसे मृदा का आर्द्रता रुक जाती है। इस बात समझ रहे हैं ना, क्या करना चाहते। मल्च बनाने के हो गया कि क्या हो गया, पौधे के बीच अनवरत भूमि को, मतलब जहाँ भूमि का क्या है, कुछ नहीं है, उसे क्या कीजिए, घास फूस से वैसे ढक दीजिए और उसका नमी बना दीजिए। अब आगे आते हैं वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म में क्या होता है, यह चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ऐसे पृष्ठीय प्रवाह बिंदु का प्रदर्शन को कम कर सकते हैं। यहाँ चीज को समझिए, आपको हम बताते हैं 2.5 में। देखिए यह वेदिका फॉर्म यानी कृषि, इसमें मान लीजिए पूरा ढलान है, ये ढलान है पूरा। अगर हम इसको ऐसे ऐसे काट करके अगर कृषि करें तो क्या होगा, यहाँ एक आपको फ्लैट जगह मिल जाएगा, मतलब समतल क्षेत्र मिल जाएगा, और समतल क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि कर सकते हैं। वही किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वेदिका कृषि बोलते हैं। आगे आते हैं समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है, एक देख लीजिए, इसको बताते हैं आपको। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए अब ये क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे जुताई कर दें, सपोर्ट है कि हर से ऐसे जुताई कर दिए, जुताई कर दिए, ऐसे जुताई कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, जब पानी आएगा तो इसी रास्ते से आएगा, तो इसको क्या होगा, भूमि को काटते हुए आएगा, तो क्या अपरदन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसा कीजिए कि जुताई ऐसे ना करके, जुताई ऐसे से कीजिए, ठीक है। जो पानी को गिरने से, जब ऊपर से पानी आएगा तो क्या करेगा, इसको मट्टी कटने से इसको विरोध करेगा। इसको क्या बोलते हैं, समोच्च रेखीय, यानी एक ही ऊंचाई के तल में इसको क्या कर दिए, जुताई कीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं रक्षक मेखलाएं। इसको देखिए, कहता है तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा को आवरण को बचा सके। देखिए यहाँ देखिए रक्षक मेखला क्या है,
ये आपको पेड़ लगाया गया, इधर मालिक आपका लैंड है कृषि करने के लिए, ठीक है। इधर पेड़ लगा दिया गया जो हवा क्या करेगा, विरोध करेगा, रोकेगा, जिससे क्या होगा, वो डस्ट को जो ऊपर का भूमि है ना, मृदा है, उसको उड़ा कर ना ले जाए, डस्ट को उड़ा कर ना ले जाए, बचा कर रखे उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब नहीं चाहिए। समझ रखिए रोधिकाएं, समझ रखिए रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा उपयोग किया जाता है। अधिकाओं को सामने जल का एकत्र करने से खाइयाँ बनाई जाती है। देखिए इसमें सीधा एक ही बात बोलना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ऐसे ऐसे पहाड़ है, इसमें क्या कीजिए, इसको लैंड में क्या करना है, पत्थर वगैरह लगा के इसको कोशिश कीजिए वाटर को थोड़ा सा रोकने का, क्योंकि फ्लो के साथ ना बढ़े। अगर पूरे कंटिन्यू बहता रहेगा वाटर तो क्या होगा, इसको काट करके अपारदन कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, घास लगाइए, पेड़ लगाइए, ये क्या होगा, आपको थोड़ा राहत मिलेगा, मृदा अपरदन कम होगा। यहाँ कुछ दिया गया देख लीजिए, ये इसमें आप क्रियाकलाप दिया गया, खुद से पढ़ लीजिए, और नहीं तो हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर जिसमें कुछ भी नहीं है, घास भी नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, वो मृदा क्या होगा, अपरदन ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ जिसमें थोड़ा पेड़ पौधा लगा दिया गया, उसका अपरदन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये दोनों क्रियाकलाप दिया गया, अब घर पर आराम से कर सकते हैं। चट्टान का बांध, आप चट्टान बांध बना सकते हैं रोकने के लिए। बीज की फसल को उगाना, वर्षा दौरान मृदा का उपस्थित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों को एकांतर कतरों में लगाइए, यानी लाइन बाय लाइन लगाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गया। आइए देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि 1975 में, अच्छा ये इसका नहीं है, अगला का है, चलिए छोड़िए देखते हैं। तो ये हो गया आपको मृदा, मृदा आज कंप्लीट हो गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में जल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा का, तो हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा वीडियो बने, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में आपको जल के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।